स्वागत है आपका जीएस के यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के स्पेशल बैच में आपका स्वागत है। वेलकम है। जुड़ गए होंगे सभी लोग। आज पहली क्लास अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सपने देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, सपने को पूरा करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक सपने के पूरे करने का प्रयास नहीं किया जाता, तब प्रयास तब तक सफलता का मजा नहीं मिलता है। सफलता कहते हैं ना, सक्सेस टेस्ट है। टेस्ट का मजा तब मिलेगा जब उसके लिए आप मेहनत करेंगे, और मेहनत भी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए। मेहनत ये होनी चाहिए कि जो डिमांड है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मांग है, उस मांग को पूरा करते हुए जब हम मेहनत करेंगे तो उसका प्रतिफल मिलेगा। और बिना मांग को समझते हुए हम मेहनत के प्रतिरूप को डेवलप करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, सफलता का मजा नहीं मिलेगा। सफलता का मजा डिमांड को पूरा करने के बाद ही होता है। अब डिमांड लोक सेवा आयोग की क्या है, इसको हम समझने का आज प्रयास करते हैं। और आज की क्लास ओरिएंटेशन क्लास है, और ओरिएंटेशन क्लास में इस बात को मुझे आपके सामने पेश करना है कि हमारे अध्ययन क्या स्वरूप क्या होगा। दृष्टि के इस गुणवत्तापूर्ण प्लेटफॉर्म पे, जो भारत का गुणवत्तापूर्ण प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूनिक, जहाँ पे सिर्फ सिलेबस पूरा करने की ही रणनीति नहीं बताई जाती है, उस सिलेबस के साथ आप किस तरह से किसी चीज़ को किक करें और किस तरह से किसी चीज़ को पिक करें। किक करना और पिक करना दोनों को करने के बाद, ताकि जो अनावश्यक बातें हैं उसको किक किया जा सके, और वो जो आवश्यक बातें हैं जो आपके करियर को ऊंचाई प्रदान करेगा उसको पिक करें। इस टेक्निक को भी सिखाने का प्रयास होता है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशन बेसिकली टेक्निक सिखाने का इंस्टीट्यूशन है। दृष्टि का ये मानना है कि सिलेबस तो पढ़ ही लेंगे आप, सिलेबस हम क्लास होगी तो सिलेबस ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। बाजार में इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट है, वो आराम से आप सिलेबस को पूरा कर लेंगे। लेकिन उस सिलेबस को पूरा करने के साथ साथ जो कंपटीशन है, सीट्स कम है और कंपटीटर अधिक हैं, यानी बहुत बड़ा गैप है प्रतिशतता में। ठीक है ना। मान लीजिए अगर 1000 सीट है, 1000 से कम ही लगभग सीट्स आते हैं और 4-5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, तो सिलेक्शन में आप परसेंटेज निकालोगे तो एक हैरानी भरा प्रतिशतता होगा। तो उससे होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये तय मान लेना चाहिए कि 2024 में मैं ही योग्य हूँ। ठीक। और मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभी मापदंडों पर और सभी मानदंडों पर खरा उतरूंगा, और मैं खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध भी हूं, तो मेरा ही अंतिम चयन होगा। ये दृढ़ अपने साथ प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप पिक और किक करने की प्रवृत्ति को नहीं समझ पाएंगे, तब तक सफलता आपके साथ नहीं मिलेगी। दृढ़ प्रतिज्ञ होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सफलता के इस दौड़ में, क्योंकि वही आपको जागरूक बनाए रखेगी, जगाए रखेगी।
जिसको अवेकिंग टर्म्स यूज किया जाता है। इसलिए क्या पिक करना है, क्या किक करना है, इसको हम समझने का प्रयास करें और प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को आपके सामने शो कर रहे हैं। आपके पास होगा भी, आपने अध्ययन भी किया होगा, देखा भी होगा। जिन लोगों ने इस टॉपिक को ऐसे समृद्ध देखा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जिन लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा भी है, समझा भी है, उनको भी वैल्यू एडिशन का फायदा होगा। जब हम इस सिलेबस, लिखे हुए सिलेबस को देखते हैं तो यूपीएससी के लिखे हुए सिलेबस की बात कर रहा हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, लिखे हुए सिलेबस की बात कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट तो लिखा नहीं है, जनसांख्यिकी, ठीक है, और सामाजिक क्षेत्र से की जो इनिशिएटिव है याद। अब यहाँ ये आगे लिख रहे हैं, अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण, जनसंख्या के साथ, पर्यावरण के साथ, नगरीकरण के साथ, उनकी समस्याओं, उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। ठीक, यानी टर्म्स यूज किया जाएगा। द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड, इस पे अंडरलाइन करो, टेस्टेड विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम्स एंड रिलेशनशिप between population, environment and urbanization। ठीक, ये लाइन यूपीएससी में नहीं लिखी हुई है। यानी अगर हम ये माने कि लिखे हुए जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है यूपीपीसीएस का, वह यूपीएससी से बेहतर है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है ना, यूपीएससी से एक्स्ट्रा है। चलो बेहतर, अगर आप, शायद आपको ऐसा लगता होगा कि शब्द ऐसा है तो इसको मानते हैं, तो चलो मान लेते हैं। अब मान लो, ध्यान रखना कि क्या पिक करना है, क्या किक करना है, इस पे मैं बात करूंगा आज आपसे, और आपकी इस ओरिएंटेशन क्लास में ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो चाहिए वो लोक सेवा आयोग को आपके पास है। जो टेक्नोलॉजी डेवलप होने चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं कि जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम है, वो सिविल सेवा का एग्ज़ाम टोटली आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। योर पर्सनालिटी और एटीट्यूड का गेम है। पर्सनालिटी एटीट्यूड आपको ये बताती है कि आप किस तरह से किसी स्थिति को आप पार पा सकते हैं। तो आपके पास टेक्निक सिखाने वाला, मेंटरशिप के लिए हम लोग हैं। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, बस आपका डिवोशन चाहिए, आपका कमिटमेंट चाहिए। ठीक है ना, मान लीजिए जैसे अभी आप टर्म्स यूज कर रहे हो, किस हाइलाइटेड टर्म से यूज करूंगा मैं। देखिए ना कि अभी आपका लैंड रोवर गया है, यानी चंद्रयान 3 मिशन। ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसका परीक्षण हुआ, किस डेट के हुआ, मैं समझना, किस डेट को गया, कब पहुंचा, कितने टाइम लगा, कितना महीना लगा, ये सब तो आपका प्रीलिम्स का पार्ट होगा, उसमें नहीं जाना चाहता, पूछा ही जाएगा। यानी जो मिशन हमारा था चंद्रयान, वो सफल हुआ, मैं इस पे जाना चाहता हूं, और 2 जो है असफल हुआ। उसी के आसपास किसी देश का मिशन असफल हुआ, याद आ रहा ना। यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, खासकर प्रयागराज और इस तरह के बच्चे, बड़े फैक्ट में माहिर होते हैं। कौन सा देश था, चल,
यानी मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपका टेस्ट ले रहा, मैं थम्स यूज कर रहा हूं, टेस्ट ले रहा हूं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे कह रही है यूपीपीसीएस कि अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण द कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड, टेस्ट लिया जाएगा। इसी पे रुक रहा हूं और आपके साथ शेयर करने का कंसेप्ट समझने का प्रयास कर रहा हूं। टेस्ट, टेस्ट तब टर्म्स यूज किया जाता है, परीक्षण तब यूज किया जाता है जब परीक्षण करने वाला व्यक्ति कोई आधार तय किया हुआ हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मेरा परीक्षण सफल हुआ, ये मेरा परीक्षण असफल हुआ। इसका मतलब कि सफल होने का कोई न कोई क्राइटेरिया होगा। आपकी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। कोई न कोई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या किया होगा, कोई बेस बनाया होगा कि इस बेस को पार पा जाएंगे तो टेस्ट सफल मान लिया जाएगा अभ्यर्थियों का, और अगर इस क्राइटेरिया से कम आएंगे तो असफल मान लेंगे उनको। इसका मतलब है कि यहाँ अभ्यर्थी माना जा रहा है, यहाँ स्टूडेंट नहीं माना। छात्रों की जानकारी का परीक्षण, यहाँ छात्र टर्म्स यूज नहीं किया जा रहा, यहाँ कैंडिडेट टर्म्स यूज किया जा रहा, एस्पिरेंट्स टर्म्स यूज किया जा रहा है। ठीक है, जब कैंडिडेट्स टर्म्स यूज करेंगे, एस्पिरेंट टर्म्स यूज करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपको ये माना जा रहा है कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं। ठीक ना। अभ्यर्थी जो शब्द है, अभ्यर्थी शब्द के साथ ये स्वीकार कर लिया जाता है कि आप भावी प्रशासक हैं। आप छात्र मान करके अपीयर होते हैं, छात्र मान करके मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में अपीयर होते हैं। एक छात्र की मनोदशा क्या होती है, जिस छात्र के अंदर ये भर दिया जाए कि तुम ही एसडीएम बनने के लायक हो, तुम ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मानदंडों और मापदंडों पर खरा उतरोगे, तो उसका एटीट्यूड बदल जाएगा, उसकी थिंकिंग बदल जाएगी, उसकी सोच बदल जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो उपरोक्त बातें हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, यानी जो टर्म्स यूज किया जाए, इंक्लूजन, पावर्टी इंक्लूजन, ठीक ना, पावर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, जनसांख्यिकी, इसमें जनसांख्यिकी जो लाभांश है वो हमारे लिए बड़ा अच्छा है, उस पे कैसे लिए जाएंगे, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। और उसके बाद एक लाइन लिखा है, यहाँ तक तो यूपीएससी का सिलेबस मिलता है अंतर्विष्ट को छोड़ करके, अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, स्पेशली पर्यावरण, नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। ठीक, यानी इस प्रारंभिक परीक्षा में हम आपके साथ जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मांग है, जो उसकी अपेक्षाएं हैं आपसे, उस मांग और अपेक्षाओं के अनुरूप हम पठन पाठ्यक्रम का हम पैटर्न बना के आपके साथ काम करेंगे और आपको उसी आधार पे खड़ा कराएंगे ताकि प्रारंभिक परीक्षा में कोई भी गलती न होने पाए। कोई भी मिस्टेक प्रारंभिक परीक्षा में होना हमारे लिए, दृष्टि परिवार के लिए, ये अच्छी बात हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। दृष्टि परिवार के साथ, दृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ के बशर आपके साथ उन सभी बातों को लेकर के चलने का प्रयास करूंगा जो उत्तर प्रदेश की अपेक्षाओं, उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग की अपेक्षाओं को खरा उतर सके। इसलिए पहली बात तो आप अभी से ये मान लीजिए कि आप बिटर कैंडिडेट हैं, आप उसकी मांग के अनुरूप हर वो
अपेक्षाओं पे खरा उतर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की होती है। एक तो अभ्यर्थी अपने अंदर इस बात को स्वीकार कर लीजिए। नेक्स्ट, जो परीक्षण का आधार है वो परीक्षण का आधार क्या होगा प्रारंभिक परीक्षा में, कि परीक्षण का आधार विशेषकर हम जनसंख्या के टॉपिक को इलिब्रेट करके ज़्यादा करेंगे क्योंकि प्रश्न वहाँ से आते हैं, पर्यावरण नगरीकरण पे इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन इस बात को कि हमें किक करना है बहुत सारी चीज़ को, तब वो व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगी। अभी तक हम ये मानते रहे हैं कि कुछ तथ्य या फैक्ट याद करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन जब प्रकृति आप देखिए, मान लीजिए आप प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृतियों को देखने का कोशिश करिए तो किस तरह से प्रारंभिक परीक्षा अपने, मान लीजिए यही क्वेश्चन लीजिए, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो कुछ फैक्ट याद कर लेने से समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। फैक्ट याद करना और समस्याओं का समाधान, जैसे मान लीजिए भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। कि एक पॉइंट पर ध्यान रखना, भारत में सरकार, इसलिए जो लोग पहली बार इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं खासकर इसमें, तो उनको दिक्कत इसको देखने में ही आ रही होगी, ठीक है ना। जो लोग थोड़ा सा सॉल्व इन्वॉल्व हुए हैं उनको थोड़ा सा आसानी होगा, लेकिन मैं जो आज समझाने के लिए आज की ओरिएंटेशन क्लास में जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास ये करें कि भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। अब बताइए कि इसके लिए तो आपको कंप्रेहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। हम इस 25 दिन के क्लास में हम आपके मॉड्यूल पे बात करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द हिस्ट्री कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रारंभिक परीक्षा से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा इस वक्त न केवल फैक्ट्स पे बेस्ड है बल्कि कंसेप्ट पे बेस्ड है। आप बताओ, आप अगर WTO के अच्छी तरह से नहीं पढ़े होंगे विश्व व्यापार संगठन को, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि उसके अंतर्गत किसी संबंधित प्रावधान क्या होते हैं, प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी और अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी क्या होती है। बात समझ में आई ना। यानी कि अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, सॉल्व कराना खतरनाक है, मैं किसी टेक्निक से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। ओके, मालूम हुआ कि अगर आप एलिमिनेट टेक्निक को अगर डेवलप करना चाहें, क्योंकि अक्षरशः एक्यूरेट तो कोई प्रश्न दोबारा पूछा नहीं जा सकता, इसलिए उस प्रश्न के आसपास सवाल आएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि उस प्रश्न के आसपास सवाल आएंगे। मान लीजिए कि टर्म्स यहां है, कोई सवाल पहला ये है, उस सवाल का ऑप्शन A, B, C और D है, ठीक। तो अगर सपोज दैट B क्वेश्चंस आपका सही है तो वहां क्वेश्चन मार्क लगाओ कि ये क्यों सही है, ठीक है। यानी कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहां स्पेस मिलता हो, इस पे आ जाओ, ठीक है ना। मालूम हुआ कोई क्वेश्चन हो गया 1 और उसके ऑप्शन हो गए A, B, C और D।
सपोज दैट बी इज राइट आंसर है, ठीक। यानी इतना आसान है यूपी पीसीएस या आईएएस के परीक्षा को, प्रारंभिक परीक्षा, खासकर यूपी पीसीएस को अगर देखते हैं, पिछले 10 साल के प्रश्नों को मेरे मेथड के अनुसार अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दृष्टि का जो ये मेथड है, आपके अंदर उस योग्यता को, उस तकनीक को ट्रांसफर कर लेना है, योग्यता को विकसित कर देना है और ट्रांसफर तकनीक का ट्रांसफर कर लेना है कि जो पिछले 10-20 सालों के प्रश्नों को सॉल्व करने में ही वो चीजें आ जाएं। बात समझ में ना? आसानी के साथ वो सवाल आप आसानी के साथ कर लें। मालूम हुआ कि क्वेश्चन नंबर बी अगर राइट आंसर है, ठीक ना, तो क्वेश्चन पूछो क्यों है, कॉजें निकालो उसके, ठीक। और अगर वो क्यों है तो ए क्यों नहीं हो सकता था, ए क्यों नहीं हो सकता था, सी क्यों नहीं हो सकता था, डी क्यों नहीं हो सकता था। बात समझ में आएगा ना? अगर सवाल नंबर बी सही है तो वाई नॉट ए इज राइट आंसर, वाई नॉट सी इज राइट आंसर, वाई नॉट डी इज राइट आंसर। तो ए किसके साथ मैच कर सकता है, सी से कौन से सवाल बन सकते हैं, डी से कौन से सवाल बन सकते हैं। भले ही आधे घंटे लग जाए, 1 घंटे लग जाए, ये नहीं कि पहला क्वेश्चन बी राइट आंसर, दूसरा सी राइट आंसर, चौथा डी राइट आंसर और करते चले जाइए, कहिए कि हमने सॉल्व कर लिया। नहीं, अब देखोगे अगर इस तकनीक को 1 साल के क्वेश्चन पे पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो अगले साल के क्वेश्चन पेपर में जाओगे तो वो ए से कहीं ना कहीं मिला होगा, वो सी से कहीं नहीं मिला होगा, कहीं डी से मिल जाएगा, या कहीं जो आपने क्यों की समरी की है वहां से नए सवाल मिलेंगे। कहाँ जाएगा यूपीएससी, ठीक ना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लिमिटेशन कहाँ जाएंगे, पूछेंगे सवाल कहाँ से पूछेंगे, ठीक ना। और जो करंट आएगा उस करंट को आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। यानी इसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस। जो लाइन के बाद फुल स्टॉप है उस फुल स्टॉप को समझिए, क्यों होता है, क्यों कामा होता है, ठीक ना। फुल स्टॉप क्यों है, क्यों कामा है, तो इसको रीड बिटवीन द लाइंस की जब फिलॉसफी को एडॉप्ट करेंगे, ठीक ना, एक्चुअली कि द कंसेप्ट ऑफ रीड बिटवीन द लाइन अगर ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो फिर समस्याएं जो होती हैं वो आपको दिक्कत नहीं आएगी, उस समस्याओं का आराम से सामना किया जा सकता है। ठीक है, कुछ दिखाई नहीं देगा, आराम से क्या क्या कर सकते हो, उसको कंसेप्ट समझ सकते हो। तो जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप टैब हमारे पास आया, आप कोई भी इंफॉर्मेशन है, मैं वही चेक कर रहा था, आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी हम शेयर करेंगे। तो हम ये सॉल्व कराने की टेक्निक के साथ आपको सभी जितने भी लगभग लगभग 2-4-5 साल के क्वेश्चन जो जो भी सवाल हैं जिस टॉपिक से आएंगे उस टॉपिक के साथ हम लोग उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे और उससे कौन से सवाल बन सकते हैं ये भी देखेंगे। क्योंकि जो जो सवाल बनाना जानता है, जो प्रश्न बनाना जानता है, सफलता उसके हाथों में है। प्रश्न बनाइए और सफल हो जाइए। जो सिर्फ उत्तर सॉल्व करने की कोशिश करेगा, सफलता में संशय हो गया उसमें। इसलिए आप करिए कि सफलता को प्रश्न बनाइए, सफलता आपके पास होगी। रीड बिटवीन द लाइन, उसके लिए स्टॉप होना होगा, बहुत तेज गति से नहीं,
अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। लगभग लगभग 90 किलोमीटर के आसपास, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हिरन की स्पीड होती है। कितना? लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। और जो शेर की स्पीड होती है वो लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास की स्पीड होती है। ठीक, हिरन स्पीड में है, भाग रहा है, उसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। शेर उसका पीछा कर रहा है, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। अब अंदाजा करो कि अगर किसी की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति आवर्स के आसपास हो, पर आवर्स, और किसी की 60 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से हो, तो अब बताओ किसकी स्पीड बढ़ेगी? ये तो हिरन भागता हुआ चला जाएगा। लेकिन शेर क्या करता है? इस हिरन को का शिकार कर लेता है। क्यों? स्पीड तो शेर की कम है, हिरन की स्पीड क्या है? अधिक है। फिर भी शेर उस हिरन का शिकार कर लेता है। कारण जानते हो? कारण क्या है? क्योंकि यह अपने स्पीड को के साथ भाग रही है, लेकिन वो पीछे मुड़ मुड़ करके देख रही है। शेर पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। शेर सिर्फ अपने लक्ष्य पे है, अपने टारगेट पे है, अपने गोल पे है। जो उसने ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं, जो उसने उद्देश्य तय किए हुए हैं, उस उद्देश्य पे वो खड़ा है। वो कहीं इधर न देख रहा है, न दाएं न बाएं न पीछे मुड़। ये बार बार पीछे मुड़ करके देख रही है कि मेरा जो शिकार करने वाला वो कहाँ है। बहुत पीछे छूट गया तो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि चलो अभी दूर दूर हो गया, ठीक है ना। तो पीछे मुड़ मुड़ करके देखने के कारण उस हिरन के का शिकार ये कम स्पीड वाला शेर भी कर लेता है। ठीक, तो आप जब पीछे मुड़ कर देखते हैं, कभी कोई एग्जाम, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, यूपी पीसीएस पढ़ने के लिए, यूपी पीसीएस क्वालिफाई करने के लिए आए और लेखपाल में चले गए भाई। ठीक, तो इतना मुड़ करके देखेंगे, फिर वो जो तय किया हो गया है लक्ष्य है, और जो एक लक्ष्य के लिए एक बच्चा कोई आया हुआ है, वो उसी लक्ष्य पे खड़ा है। आप पीछे मुड़ मुड़ करके, ठीक ना, बड़े अपने सिक्योरिटी जोन में चले जाते हैं, और ये क्रॉस करता हुआ क्रॉस करता हुआ क्रॉस करता हुआ चला गया, और आपको क्रॉस करके आपका शिकार कर लिया। यानी एक सीट जो आपकी थी उसको पीछे कर लिया, उस सीट पे कब्जा जाके उसने कर लिया। ठीक है, तो क्या करना होगा? अपने टारगेट यानी अपने लक्ष्य को तय करना होगा, और उस तय करने के लक्ष्य से फिर इधर उधर शिफ्ट नहीं होना होगा। दोलन जो करते हैं ना, वो आंदोलन नहीं करते। सब ध्यान देना, दोलन करने वाले आंदोलन नहीं करते। आंदोलन करने के लिए दोलन करना बंद करना होगा। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइन। इस लाइन के बीच में सिलेबस आप देखो, सिलेबस आप देखिए। इस लाइन में आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों क्या है? विकास, कमा, गरीबी अंतर 20, जनसांख्यिकी, कमा, जनसंख्या, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। यानी जो सवाल पूछे गए हैं, उस सवाल में जो मैंने आपसे ये पूछा था, ठीक, ये आपके सिलेबस के किस हिस्से का सवाल है बताओ? ठीक, सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण, जनसंख्या, ये कहाँ का है क्षेत्र बताओ? सवाल किस एरिया का है? ठीक, वहीं पे
देखो ना, भारत में किस क्षेत्र में छूट हो, फार्मा सब को जो सिलेबस में लिखा हुआ है, क्या उस सिलेबस में लिखे हुए एरिया का सवाल है? आप कहोगे कि नहीं, ठीक ना। अप्रैल 2022 में दिए गए स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में जो ये सवाल बना हुआ है, क्या ये सवाल आपके दिए गए सिलेबस के किसी एरिया से, किसी शब्द से, किसी पाठ्यक्रम में मेंशन जो है शब्द है, क्या उससे कोई मैच करता है? नहीं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो आपके सिलेबस में मेंशन है शब्द, ठीक, जैसे जो सामाजिक इनिशिएटिव है डेवलपमेंट का, उसमें थोड़ा सा ये आ सकता है, लेकिन जो मेंशन है उस शब्द अक्षरशः अक्षरशः जो मेंशन है उस अक्षरशः मेंशन शब्द के साथ साथ सवाल कहां से बन रहा है? रीड बिटवीन द लाइन, जिसको कहते हैं मिसलेनियस इकोनॉमी। यानी 2023 में लगभग 30 सवाल के आसपास इकोनॉमिक एरिया से टच किया हुआ है, जो लिस्ट हम लोगों ने निकाली है, ठीक है ना। अब वो जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, वो कहां से हैं? लगभग 60% के आसपास क्या है? मिसलेनियस इकोनॉमी है, यानी रीड बिटवीन द लाइन्स है। उसके बीच में जो पाठ्यक्रम में मेंशन शब्द है, उसके बीच में जो छुपी हुई चीज है, जो हिडन चीज है, हिडन जो आशय है, उस हिडन आशय से सवाल पूछे गए हैं। तो जो हिडन आशय है उससे अगर सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात समझ में आई ना? इस पे हमें ज्यादा जोर करना है। इस पे अगर आप हम लोगों ने मिल करके वर्कआउट किया, और गारंटी है कि हम लोग मिल करके वर्कआउट करेंगे, हम लोग मिल करके वर्कआउट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग आसानी के साथ उन मापदंडों और मानदंडों को पूरा कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तय किए हैं, ताकि जब हमारा परीक्षण ले, ठीक है ना, तो हम सफल हो जाएं। आप जब एग्जाम में अपियर होते हैं तो परीक्षण आप ही का नहीं हो रहा होता है, हम लोगों का भी हो रहा होता है। वो परीक्षण सिर्फ आपका नहीं हो रहा होता है, हम लोगों का हो रहा होता है। इसीलिए इस अनलिमिटेड सिलेबस को, जो असीमित पाठ्यक्रम है, एक सीमित समय के बीच तालमेल जब स्थापित करेंगे, यानी जो पढ़े उसके व्यक्तित्व को हिस्सा बना लें और बाकी को किक कर दें। जैसे मैंने कहा था ना, मैं अक्सर सेमिनार्स में बोलता रहता हूं, क्या कि जो किक करना है उसे किक करना है, और जो पिक करना है उसे पिक करना है। और जो आपको मिल गया, ध्यान रखिए, जो आपने पिक कर लिया उसको किक कर दीजिए। समझ गए ना बात? जो आपने पिक किया उसको व्यक्तित्व में समाहित करिए, ठीक है ना, और इनबॉक्स खाली कर दीजिए, व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाए, वो आपका आईपी हो जाएगा, बौद्धिक संपदा हो जाएगी। अब बाकी को किक कर दीजिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, अगर आप किक नहीं करेंगे तो खाली जगह नहीं बनेगी, तो फिर जो खाली जगह स्पेस नहीं बनेगा तो वहां कैसे कोई चीज भरी जाएगी? तो स्पेस खाली करना होगा। प्रकृति का कितना बड़ा नियम है। आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताओ? मैसेज करो, आपके लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ठीक, चलो मैं से देखूंगा बाद में। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सांस है। तो वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सांस आपने ली और सांस लेकर के रोक लिया और कह दिया अब इसको छोड़ेंगे नहीं। बड़ी मुश्किल से तो सांस मिली है, अब बड़ी मुश्किल से सांस मिली है, और इस बड़ी मुश्किल से जो सांस मिली उसको छोड़ेंगे नहीं। बताओ क्या हालत होगी? प्रकृति का नियम क्या है? जो सांस तुम्हारे जीवन को बचा रही है ना, जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसके पुनः बिना तुम जी नहीं सकते, तुम्हारा जीवन खत्म है, नष्ट है, ठीक है, उस सांस कीमती चीज को लेकर के फौरन छोड़ दो, ठीक है ना। आप उसे छोड़ो,
क्योंकि अगर छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा। और उसको छोड़ने के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि जो आपको सांस मिली है, जो सांस मिली है उसको छोड़ने के बाद वह सांस किसी और के लिए जीवन पैदा कर देगी। वो आपका इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, एक पौधे को, एक पेड़ को, उसको जीवन बचाते हैं, तो जैसे वो जीवन बचाते हैं तो वो आपको थैंक यू कहता है, और थैंक यू कह करके आपको फिर वो आपकी सांस को लौटा देता है। और उसके बदले आपको वो हरियाली देता है, उसके बदले वो आपको सूरज की रोशनी से बचाता है, उसके बदले आपको फ्रूट्स भी देता है। आपने एक बार सांस छोड़ी, ठीक ना, वो कितनी बार थैंक यू कहता है। और आप उसके साथ कैसे थैंक यू कहते हैं, आप अपने फायदे के लिए उसके साथ कुछ भी कर लेते हैं। इसलिए कहा गया कि जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को क्या करना है, विशेषज्ञता के साथ हम क्या करेंगे, आपकी जानकारी पता करेंगे कि पर्यावरण हितैषी है कि नहीं है। आप थैंक यू कहना भूल गए हैं। चलो, वो थैंक यू कहोगे तो उसके सामने आपकी आंखें शर्म नहीं होंगी, ठीक है ना, लेकिन उसको थैंक यू बोलना सीखिए। कितना प्यारी बात होगी, आप किसी पौधे प्लांट के पास, आप अपने घर के बगल में खड़े होकर उसको थैंक यू बोल रहे हैं। क्या बेहतरीन स्टाइल है। हाँ, आप उसको थैंक यू बोलने आते हैं। क्या मानवीय दृष्टिकोण है। यानी मनुष्य से मानव बन रहे हैं आप। उसको थैंक यू करने का मतलब, थैंक यू कहना, फिर उसके प्रति आपकी सोच बदल जाएगी, ठीक है ना। आप पर्यावरण हितैषी हो जाएंगे, पर्यावरण मैत्री हो जाएंगे, इको फ्रेंडली हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब दोनों के बीच थैंक यू का आदान प्रदान होगा तो जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन क्या हो जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बेहतर होने लगेगी। सिर्फ विकास को हम ही उपभोग नहीं करेंगे, विकास को हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उपभोग करेंगे। यानी संवहनीय विकास, यानी सतत विकास की संकल्पना को हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। हम सिर्फ आर्थिक और सामाजिक विकास की बात नहीं कर रहे हैं जो इसमें मेंशन है, ठीक है ना। हम आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ क्या करेंगे, आर्थिक प्रगति को भी हासिल कर लेंगे। तो जो प्रगति के संकेतक हैं वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मानव विकास सूचकांक, लैंगिक समानता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, ठीक ना। यानी जो वास्तविक महिला सबलीकरण है उसके जो इंडिकेटर्स हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे समावेशी विकास भी हिडन है। उसके जितने संकेतक हैं वो पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, भले ही इसमें मेंशन नहीं है। तो इस मेंशन में तो हिडन करके छोड़ दिया ना, आर्थिक एवं टर्म्स यूज किया, सामाजिक विकास, यानी आर्थिक को अलग पढ़ना होगा, उसके जितने संकेतक है उसको अलग पढ़ने का। आर्थिक स्थिति क्या है, उसमें जितने प्रारंभिक परीक्षा के सवाल पूछे जा सकते हैं वो पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। और सामाजिक विकास, जाहिर सी बात है जब सामाजिक विकास की बात आएगी तो उसमें आर्थिक प्रगति की बात, प्रगतिशीलता शब्द यूज किया जाएगा। आर्थिक प्रगति, विकास और प्रगति के बीच जो समन्वय है उसको हमको सेपरेट भी समझना है, समन्वित रूप से भी पढ़ना है, और सेपरेट भी उसके संकेतकों को देखना है। वो सवाल बन रहे हैं यूपीपीसीएस के। जब हम लोग जब उसमें एनालिसिस करेंगे, उसमें प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों में, तो आप देखेंगे कि शब्द इस प्रश्न इस तरह से बनाए जा रहे हैं ताकि तभी तो आपका परीक्षण कर सके। क्योंकि वो परीक्षण करने का आपकी मानसिक स्तर का परीक्षण करेंगे कि आप पर्यावरण के बारे में, खासकर वैसे सबके बारे में ये शब्द है, नगरीकरण की समस्याओं के बारे में कितना आप समझते हैं, कैसे उसका समाधान करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, पर्यावरण संबंध से क्या समझते हैं, जनसंख्या के बारे में आपका ज्ञान क्या है,
आपका परीक्षण कैसे हो सकता है। और गरीबी के बारे में, अंतर्विष्ट गरीबी, पॉवर्टी इंक्लूजन, बड़ा अच्छा शब्द यूज किया है। जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की इनिशिएटिव तो वही है। जनसांख्यिकी के बारे में, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकी, एक साथ टर्म्स यूज किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, सो आर्थिक एवं सामाजिक विकास, तो हमको इस बात को समझना होगा, अर्थात कहने का मतलब है कि रीड बिटवीन द लाइन, जो हिडन है उस हिडन को हमको समझना होगा, ठीक है ना। जब हम हिडन के कंसेप्ट को समझेंगे तभी हम जा करके कंसेप्ट को समझ पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरी क्लास में इकोनॉमिक्स में आईएएस मेंस का अभी क्वेश्चन, आईएएस मेंस का एग्ज़ाम हुआ है। आईएएस मेंस के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अक्षरशः क्लासेस में लोगों ने नहीं पढ़ाए या बुक्स में लगातार नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों ने किए हैं उसको आसानी के साथ। कैसे कर सकते हैं उसको? क्योंकि जब आपके पास उस व्यक्तित्व अपने अध्ययन के स्वरूप में समा जाएगा तो आप आराम से प्रश्न बना सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न इतना आसान नहीं है इस वक्त। कंसेप्ट के साथ, फैक्ट के साथ तालमेल स्थापित करके बनाया जा रहा है, ठीक ना, ताकि लड़का या जो अभ्यर्थी है वह अभ्यर्थी ये न तय करना पाए कि मैंने जो एक्यूरेट अक्षरशः पूछा वो आ गया। आपके समझ में आ जाए परीक्षण, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो क्राइटेरिया बनाया है, जो बेस बनाया है, जो आधार बनाया है, उस आधार में यह है कि समझ के साथ ये ऑब्जेक्टिव के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कर पाने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है, वो भी क्विक थिंकिंग, एक कम समय अवधि में, तो किसी काम नहीं चलेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक ना, देयर इज नो शॉर्टकट। लॉन्ग कट बाद में शॉर्टकट, स्टार्टिंग में शॉर्टकट नहीं, ठीक ना। आसानी के साथ पहला प्री, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू आसानी के साथ करने के लिए आप इजीली क्या कर सकते हो? फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का आशय ये है कि कंसेप्ट और तथ्य के बीच क्या होना चाहिए? तालमेल स्थापित होना चाहिए। हम दोनों के बीच जब तालमेल स्थापित करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मैं एक नेशनल इनकम की क्लास पढ़ाता हूं तो वहां एक कंसेप्ट मैं करता हूं कि जो हाउस वाइफ है, जिसको मैं कहता हूं हाउस वाइफ कहना बंद करो, हाउस मेकर है। माँ जो होती है घर की, हाउस वाइफ घर की पत्नी नहीं है, वो घर को बनाती है वो, ठीक ना। हाउस मेकर है, घर को बनाती है। माँ घर को घर बनाती है, शब्दों पर ध्यान देना, माँ घर को घर बनाती है, तो वो हाउस मेकर है। तो मैं कहता हूं जो हाउस मेकर है उसकी जो गतिविधियां हैं, जो हमारी, आपकी, हमारे ग्रैंडफादर की, ग्रैंड मदर की, यानी जितने भी घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबका वो केयर करती है, सबकी देखभाल करती है। और उसकी देखभाल की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, बात समझना, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, देखभाल की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। उसको समझ दिया जाता है कि उसकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, बात समझना। अब अंदाजा करो कि हाउस मेकर या हाउस वाइफ, गृहिणी शब्द यूज कर लो, गृहिणी की जो आय है, जो आय अर्जित जो गतिविधियां करे, सेवा दे रहे, वो आय नहीं होती है, ठीक ना, वो आय नहीं होती है, वो मौद्रिक मूल्य में कन्वर्ट नहीं होती है, मॉनेटरी वैल्यू में परिवर्तित नहीं होती है, नॉट कन्वर्टेड टू मॉनेटरी वैल्यू ऑफ हाउस वाइफ एक्टिविटीज, ठीक ना। हाउस वाइफ की जो गतिविधियां हैं, हाउस मेकर की जो गतिविधियां हैं, वह मौद्रिक मूल्य में परिवर्तित नहीं होती, इसीलिए उसकी गतिविधियां राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं। डिस्कस करता रहा हूं मैं, उसमें ये भी ओपिनियन बनाने का प्रयास करता हूं कि भाई ये कैसा इमोशंस है यार, ये कोई बात हो गई, ठीक है ना, कि अगर माँ या बहन या वाइफ घर का काम कर रही है तो उनकी गतिविधियां राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होंगी। लेकिन अगर वो जॉब कर रही हैं
और उनके बदले किसी को कुक को अपॉइंट किया, किसी मेड को अपॉइंट किया, किसी सिक्योरिटी वाले को अपॉइंट किया, तो उनकी जो गतिविधियां, उनको जो आप मंथली पैसा दोगे, खाना बनाने के लिए पैसा दोगे, वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगी। मेड को पैसा दोगे, वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगी। किसी सिक्योरिटी वाले को पैसा दोगे, राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगी। ठीक, पूरा घर का काम वो खुद करें, मान लो 5,000, चलो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, 5,000 रुपया कुक को, 5,000 रुपया मेड को, 5 रुपये सेकंड, 15,000 रुपया दिया, 15,000 रुपया राष्ट्रीय आय हो गई। ठीक, और वो 15,000 रुपया खुद कर रही हैं, घर की देखभाल खुद कर रही हैं, खाना खुद बना रही हैं, मेड का काम खुद कर रही हैं, सिक्योरिटी का काम खुद कर रही हैं, देख रही हैं, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में 15,000 रुपये बचा तो ली। चलो 50,000 रुपये नौकरी कर रही थी, 15,000 रुपये घर का खर्च तो हो रहा था। अगर वो 50,000 अर्न नहीं कर रही है, वो किसी काम में नहीं है, घर में है, हाउस मेकर है, हाउस वाइफ है, घर में है, तो वो 15,000 रुपये बचा भी तो रही है। वो नहीं होती तो कुक रखना पड़ता, मेड रखना पड़ता। तो कहने का आशय ये है कि अगर उनको सम्मान का भी तो हक मिलना चाहिए, इसलिए क्यों नहीं उनकी गतिविधियों को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए। वहां से यूपीएससी मेंस ने सवाल बनाया कि केयर इकोनॉमी, है ना, देखा होगा आपने, केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी क्या है, सोचते रहो किसी उसमें, ठीक ना। केयर इकोनॉमी क्या है, उस केयर इकोनॉमी को किस तरह से हम मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, देखभाल वाली अर्थव्यवस्था, केयर इकोनॉमी वाली, देखभाल वाली अर्थव्यवस्था, जहां देखभाल के बदले उन्हें मुद्रा नहीं मिलती, ठीक है ना, देखभाल कर रही हैं बच्चों का, परिवार का, वृद्ध लोगों का देखभाल करें, लेकिन उसके लिए मुद्रा नहीं, मौद्रिक मूल्य नहीं है, देखभाल वाली अर्थव्यवस्था है। उनको, उस अर्थव्यवस्था को, उस स्थिति को हम क्यों नहीं मोनेटाइज, मौद्रिकृत अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर लें, जहां उस केयर का, देखभाल करने का पैसा मिलता है। बात समझ में आ रही ना। तो देखभाल वाली अर्थव्यवस्था, यानी ध्यान रखना, ये आईएएस है और यूपीपीसीएस को मिनी आईएएस कहते हैं। पूरे इंडिया में यूपीपीसीएस को मिनी आईएएस का स्टेटस मिला है, ठीक है ना। उसका जो पूछने का, प्रश्न बनाने का स्टैंडर्ड है, यूपीएससी के क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप हर उन संभावनाओं पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि पिछले साल 10 सालों में क्या प्रश्न पूछे गए, ये तो अलग फिनोमेना है। अगले साल, खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करूं तो कुछ पिछले 10 सालों के प्रश्नों से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमी में कभी कभी क्या होता है कि वो बेसिक्स बहुत अधिक पूछने लगते हैं, कभी कभी वो करेंट कोरिलेशन में पूछते हैं, लेकिन करेंट में ही बहुत ज़्यादा यूपीपीसीएस नहीं जा पा। जैसे बजट में जाएंगे, जैसे 23-24 के बजट में देखा आपने कि वहां से कई सवाल बनाए हैं उन्होंने, इकोनॉमिक सर्वे से यूपीपीसीएस में सवाल बने हैं, बजट से सवाल बने हैं, तो वो करंट को टच करके, लेकिन उस करंट में को तभी प्रश्न इतना अच्छा बनाया है कि उस करंट को तभी आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं जब आपका उस संबंधित अर्थव्यवस्था के टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। कोई कवि है, कोई शायर है कि मानसिकता वाला है, कोई 1-2 लाइन किसी ने, कवि ने कविता पढ़ी या शायर ने शायरी की, एक बार सुना उसे याद हो गया, वो बोलता रहता है। कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसका वो हाँ इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट उसमें है। कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, उनको लिख करके दिया जाता है, यार ये स्पीच में, भाषण के बीच ये शेर पढ़ देना, तो वो 10 जगह अटकता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो ध्यान रखना, करंट के साथ वही तालमेल स्थापित कर पाएगा कि जो करंट इकोनॉमिक्स के जिस टॉपिक से आया है उस टॉपिक का कंसेप्ट उसको क्लियर है, वो करंट ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाएगा, उसे याद भी नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में ना, उसे याद भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से वह करंट उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाएगा, और इससे ही बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आज की क्लास में, ठीक है ना, मैं ये इसके साथ मैं फ्रेम करना चाहता हूं कि जो सिलेबस मेंशन है, इस सिलेबस के साथ जो छुपी हुई चीज है
उस चीज़ को, उस रीड बिटवीन द लाइन को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो पहला देखेंगे कि जो बेसिक इकोनॉमी है, जो टाइप्स है बेसिक्स, उसको थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है और हैं भी, जो पढ़े भी हैं उनको भी फायदा होगा, ठीक ना। और वहीं पे हम नेशनल इनकम, थोड़ा सा हम इकोनॉमी का कुछ टाइप्स है, जैसे केयर इकोनॉमी आया है, तो केयर इकोनॉमी पूछा यूपीएससी में तो हो सकता है कि उसको प्रीलिम्स में सवाल बन जाए, ठीक है ना। नेशनल इनकम प्रॉपर नोट करिएगा इस जो मैं फ्रेम करा रहा हूँ, ताकि जब क्लासेस पूरी हों तो उसमें कोई भी टॉपिक मिस ना, वैसे तो मिस नहीं होगा क्योंकि सबका स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेशनल इनकम में क्वेश्चंस आपके बनेंगे। नेशनल इनकम जो सवाल पूछे जा, खासकर इसका जो बजट है, बजट के से ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे है, सर्वे से सवाल इम्पोर्टेंट है। 2023 में 22-23 से सवाल पूछे भी गए हैं और मैं इसलिए यहाँ पे इसको इंक्लूड करूँगा। एक तो नेशनल इनकम कैसे मेज़र किया जाता है, मेजरमेंट माप कैसे करते हैं, नेशनल इनकम कितने टाइप्स के हैं, प्रकार हैं, जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी एक्सेट्रा, ठीक है, वो क्या है, उसको हम आपके साथ फ्रेम करेंगे कैसे उसको किया जा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे से इसलिए मैं करूँगा क्योंकि इस साल मैं देखा हूँ कि अच्छा सवाल इकोनॉमिक सर्वे से यूपी पीसीएस ने पूछा है, तो जो अगला आपका प्रीलिम्स होगा वो शायद इकोनॉमिक सर्वे 23-24 में आ जाए। तो इसलिए ताकि जब 23-24 में वो इकोनॉमिक सर्वे की अपडेट आए तो आप उसके साथ सेट कर सकें, क्योंकि मोटी सी बुक काफ़ी होती है इकोनॉमिक सर्वे की, वहाँ से मटेरियल निकालना फिर आपको करना, वो टेक्निक सिखाना आपको है, ठीक ना, उस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करना है आपको, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ से भी अगर बजट से भी सवाल बनते हो तो आएंगे, बजट तो कराएंगे स्पेशली। कैसे होते हैं नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम क्यों बोलते हैं और इनकम क्या होती है, ध्यान रखना, इनकम क्या होती है, ठीक, इनकम किस टाइप की होती है, वहां से कैसे प्रीलिम्स में सवाल होते हैं। नेशनल इनकम में नेशनलिटी का क्या सेंस है, निवासी और नागरिक, निवासी और नागरिक क्या सेंस है, इसमें कितने प्रकार के, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, फोर्थ सेक्टर, फिफ्थ सेक्टर, पंचम क्षेत्र वगैरह, जहाँ पे गोल्डन कॉलर जॉब की बात होती है, ये सभी सेक्टर क्या हैं, वह किस तरह का कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक सर्वे में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। इन सभी पॉइंट्स को समझते हुए जब हम एनालिसिस करेंगे तो समस्या नहीं आएगी, इसको हम फ्रेम करेंगे आगे कि कैसे इसको हम किया जा सकता है क्लास के प्रारूप में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्योंकि बर्निंग टॉपिक है, इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति की, क्योंकि इस साल के ट्रेंड के हिसाब से देखता हूं तो इन्फ्लेशन अगले प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे ऐसे इन्फ्लेशन के एरियाज हैं जहां से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इन्फ्लेशन और पॉवर्टी, गरीबी के साथ लिंक किया जा सकता है, वहां से ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, दोनों के लिंक करके सवाल बनाए जा सकते, ध्यान रखना, ठीक है ना। यूपी पीसीएस मिनी आईएएस है, इसको यूपीएससी से कम मत आंकना, यूपीएससी के एक्सेप्ट कंसेप्ट को लेकर के चलोगे तो यूपी पीसीएस इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, यानी उसमें कोई डाउट्स नहीं रहेगा। डाउट्स पैदा करोगे तो उस बेस में रहोगे तो फिर डाउट्स बना रहेगा, थोड़ा बेस से ऊपर आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्फ्लेशन
हम ये मान के चलेंगे कि क्लासेस जो आपका प्रीलिम्स स्पेशल है वो सभी आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं या स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के लिए तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने बहुत पढ़ा है, 2-4 साल तक पढ़ा है, नहीं हो रहा है इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स, आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। आप एमफिल कर रहे हो, एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो भी आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा, तभी आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन शर्त यह है क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। स्टार्ट हो वाइंड अप हो, मिस नहीं होनी चाहिए। ऑफलाइन की तरह क्लास आप अटेंड करेंगे प्लीज। अपने साथ धोखा दोगे क्या हो जाएगा उससे। आपने क्लास स्टार्ट कर ली और बाकी आप लंच प्रोग्राम में हैं, ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। क्लास का मतलब क्लास, ईमानदारी, खुद को धोखे में रखना है सहल मगर खुद को हक की बात बताना मुश्किल है। अपने आप को मिसगाइड करते हो, नहीं। क्लास का मतलब क्लास, जैसे लगे कि ऑफलाइन क्लास हो रही है, ऑनलाइन नहीं हो रही है, ऑफलाइन हो रही है, ठीक ना। इस दर्द को खत्म कर लो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं आप सभी को देख रहा हूं, ठीक है ना, आई कांटेक्ट है, और आप मान के चलिए कि मैं आपको रियली में देख रहा हूं। जब आप ऐसा करेंगे ईमानदारी आपके अंदर आएगी। मैं ईमानदार हूं, आप ईमानदार बने रहिए। दो ईमानदार होंगे, वो क्यों नहीं करेगा पे आपको। इनजस्टिस के लिए तो बैठा नहीं है वो, इनजस्टिस कर रहा है तो फिर वो है ही नहीं वो। बात समझ में आई ना। अगर वो जस्टिस कर रहा, अन्याय कर रहा तो फिर वो है ही नहीं, ठीक है ना। वो न्याय करेगा, और न्याय तब करेगा जब आपकी ईमानदारी को देख लेगा, ठीक है ना। तो आपकी मेहनत, लाड कृष्णा कहता है कर्म करो, आपका कर्म भाग्य बदल देता है, क्यों नहीं है। किस्मत में जो है मिल जाएगा खुद ही, वो दीजिए जो मेरे मुकद्दर में नहीं है। यूपी पीसीएस एसडीएम बनना मेरी किस्मत में नहीं है, वो दे दो तब ना मानो कि तुम हो पावरफुल भाई। जो मेरी किस्मत में है वो तो माहौल बन ही जाएगा, मिल ही जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप इतना हार्ड वर्क कर दो, इतनी ईमानदारी दिखा दो, ठीक है ना, कि फिर वो किस्मत में नहीं वो भी मिल जाए, बदल जाए भाग। बात समझ में ना। क्योंकि जो सपना देख रहे हो ना वो पूरा नहीं होगा तो बहुत बड़ा दर्द है उसका, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता हूं कि आप उस दर्द को भोगें। इसलिए जब इन्फ्लेशन हम देखेंगे तो इन्फ्लेशन से जितने संबंधित सवाल पूछे गए हैं उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उस इन्फ्लेशन से जो लिंक है, जैसे मान लीजिए इसका मेजरमेंट पे सवाल है, माप, इन्फ्लेशन के इफेक्ट पे सवाल है, प्रभाव, इन्फ्लेशन के प्रकार पे सवाल है, ठीक है। माप कैसे है, ठीक है ना, मेजरमेंट कैसे है। इन्फ्लेशन के नियंत्रण पे सवाल बनते हैं, कैसे नियंत्रण किया जाएगा, और नियंत्रण क्यों किया जाएगा भाई, नियंत्रण क्यों, प्रभाव ये है, ठीक है ना। तो जब इस तरह के कंसेप्ट को आप हम लोग सिलेबस में मेंशन करने की कोशिश करेंगे, और जो जो मैं फ्रेम करा रहा हूं ये प्रॉपर आप नोटबुक पे लिखिएगा। पीडीएफ की और दोबारा क्लास देखने के लिए मतलब नहीं है। अगर आप दोबारा क्लास मेरी देखें, अब पहली क्लास में अगर समझ में 80-90% से 80% से कम अगर समझ में आएगा तो मेरा फेल्योर है, ठीक है ना। ओके, 10-5%, 20% अगर समझ में आ दोबारा रिवीजन कर करके देख सकते हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ 100%, 100% हमारा आपका क्या होना चाहिए, ट्रांसफर, जो मैंने पढ़ा उसका 100%। तब मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई, तब क्लास का वैल्यू समझ में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन के साथ आप लिंक कर देंगे गरीबी से, पॉवर्टी इंक्लूजन, ठीक, यहाँ इंक्लूजन टर्म्स यूज किया गया, जैसे कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ,
इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, समावेशी विकास के लिए सरकार ने क्या क्या किए हैं? गरीबी समावेशन अंतर्विष्ट के लिए सरकार, तो इसकी जाहिर सी बात है, इसकी माप कैसे करते हैं गरीबी की? सबसे बड़ा तो कंट्रोवर्सी इसी पे है। गरीबी की गरीबी को कैसे चेक करें? ठीक ना, डिफरेंट समितियां हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं, अलग अलग फार्मूलाज, अलग अलग संगठन, अलग अलग समितियों ने अलग अलग तरह से इसको गरीबी को, क्योंकि यूपी पीसीएस में गरीबी के बड़े अच्छे से सवाल पूछे गए हैं, ठीक ना, तो इसलिए मैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने के साथ साथ जो नए नए प्रश्न बन सकते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो अलग अलग समितियों ने अलग अलग अंदाज से गरीबी की माप करने को कहा। वो कहता है ये सही है, कहता है लकड़वाला समिति ये कहते हैं, एसपी गुप्ता समिति ये कहते हैं, इंदुलकर समिति ये कहते हैं, रंगराजन समिति ये कहते हैं, एसपी गुप्ता समिति ये कहते हैं, नीति आयोग ये कहता है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक ना, नीति आयोग का अलग ही डायमेंशन बता दिया पॉवर्टी का कि नहीं भैया ये डायमेंशन है, इस डायमेंशन पे हमारे इंडिकेटर्स हैं, इस पे आप आ जाइए। यहाँ तक कि जो नीति आयोग का मल्टी डायमेंशन, यूएनडीपी का मल्टी डायमेंशन है, उससे बेहतर है। और साथियों का यही मानना है कि जो यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मल्टी एमपीआई है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, उससे बेहतर नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के इंडिकेटर्स को बनाए, आधार को बनाए, ठीक है ना। तो आराम से हम इन बिंदुओं को समझते हुए ये एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना, कि इसकी माप क्या है। माप में ही हमारा कंफ्यूजन है। तो गरीबी निवारण तो एक अलग समस्या हो जाएगी। जब हम समझ जाएंगे कि यहाँ प्रॉब्लम है, तभी तो आप पीसीपीसीएस का प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। जब हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ किस किस जगह हमारी समस्या है, तो उस समस्या का कैसे दूर करेंगे, निवारण कैसे करेंगे। तो गरीबी निवारण तो जाहिर सी बात है कि इस माप पे डिपेंड हो जाती है, ठीक ना। ओके, कोई एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करता है, रिलेटिव पॉवर्टी की बात करता है, हाँ ठीक ना। विश्व बैंक तो कहता है कि हमें गरीबी के साथ चलना ही पड़ेगा, आप समझिए ना, ठीक, क्योंकि इनकम गैप की गरीबी तो हमेशा बनी रहेगी। तो कहता है कि मुझे गरीबी के साथ चलना ही पड़ेगा। देखिए जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसको तो हमें ठीक करना पड़ेगा। अमर सिंह कहते हैं कि जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, क्षमता से लिंक कर देते हैं, कैपेबिलिटी से लिंक कर देते हैं। तो ये अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है गरीबी निवारण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, ठीक ना, पहल क्या है, पहल, ठीक ना, और इनकी स्थिति क्या है बजट में या अलग संस्थाओं द्वारा किस तरह के प्रयास हुए हैं, इसको भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पॉवर्टी इंक्लूजन, माप, गरीबी निवारण, प्रयास, उसकी पहल स्थिति क्या है, इसको हमको देखना है, ठीक है। इस टॉपिक से हमको लिंक कर लेंगे। वहीं पे हम लिंक करेंगे कि गरीबी को वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको हम सेपरेट समझने का प्रयास करेंगे। वित्तीय समावेशन, राजकोषीय नीति, क्योंकि फाउंडेशन नहीं, हमें 25 क्लास में इसको मैनेज करना है। कुछ क्लासेस बढ़ेंगे तो हम आवर बढ़ा देंगे, डे नहीं बढ़ाएंगे। जो डेज है वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो हम आवर्स होगा वो बढ़ा देंगे, लेकिन सफिशियंट है प्रीलिम्स के लिए।
राजकोषीय नीति। अब इस राजकोषीय नीति में ये बजट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और इस बजट के इंपॉर्टेंट फिस्कल रिस्क, राजकोषीय घाटा, इत्यादि को हम प्रमुखता से बताएंगे, क्योंकि एक आइडिया है इस साल के प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट कोर एरियाज हैं जहाँ पे हम उस पर काम करेंगे। मौद्रिक नीति, आरबीआई की इस मौद्रिक नीति मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, जाहिर सी बात है यहाँ पे एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके रोल को बड़े अच्छे से हमें बताना है। और मौद्रिक नीति से इन्फ्लेशन से मुझे लिंक करना है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके साथ इन्फ्लेशन, और बेसिकली आर्थिक स्थिरता। अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे रेपो रेट वगैरह पे सरकार ने परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि जो स्थिति बनाए रखना चाहती है कि बैंक सुगमता से काम कर सके। आर्थिक स्थिरता किस तरह से बहाल करती है, इस पे इसकी टेक्निक पे, इसकी जो मात्रात्मक उपकरण है और गुणात्मक उपकरण है, इस मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण से प्रारंभिक परीक्षा के सवाल बनेंगे, ठीक है ना। और उसको आर्थिक स्थिरता से, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से लिंक करके ये सवाल बनेंगे। वही जैसे यहाँ पे मुद्रा में सवाल बनते रहे हैं कि जो सप्लाई ऑफ मनी है, मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति, इसमें ब्रॉड मनी क्या है, M3 ब्रॉड मनी क्यों है, व्यापक मुद्रा, सवाल पूछा गया। M1 संकीर्ण मुद्रा क्यों है, संकीर्ण मुद्रा क्यों है, M1 संकीर्ण मुद्रा क्यों है, M3 ब्रॉड मनी क्यों है, व्यापक मुद्रा, ठीक है ना। फिर सवाल पूछा गया था यूपीएससी में, यूपीपीएससी में पूछ सकता है कि M1, M2, M3, इसको टॉपिक में बताएंगे क्योंकि एनालिसिस करें। M1 M2, इसमें बैंक हैं, इसमें भी बैंक हैं, इसमें पोस्ट ऑफिस है, टॉपिक में मैं अलग से बताऊंगा इसको। यहाँ भी पोस्ट ऑफिस है, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी प्रीलिम्स का, कि इसमें लिक्विडिटी आर्डर घट रही है कि बढ़ रही है, तरलता इसके घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में है। तरलता यानी सिंपल मीनिंग समझिए, खर्च होने की संभावना घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में है। M1 में क्या है, जो बाजार में जो फ्लोइंग करेंसी है, जो बाजार में करेंसी फ्लो में है, उसको M1 बोलते हैं, यानी आपके पॉकेट में जो पैसा है वो M1 है। सेविंग अकाउंट में जो पैसा जो आपने ATM यूज किया है वो M1 है, ठीक है ना। सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो M1 है, आपके पॉकेट में जो पैसा है वो M1 है, ठीक है ना। M2 में पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट है, बचत खाते में जो पैसा है वह M2 है। M3 क्या है,
बैंक में आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है, फिक्स किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, वह M3 है। M4 क्या है? पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट है, वो आपका M4 है। कहने का आशय ये है कि जो M4 है वो पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट है, जो M2 है वो पोस्ट ऑफिस का बचत खाता है, सेविंग है, ठीक है ना, सेविंग। और जो M1 है वो बाजार में जो पैसा फ्लो है, माँ के अलमीरा में जो पैसा है, आपकी जेब में जो पैसा है, जो कॉइन्स है, जो भी मार्केट में मुद्रा है, वो M1 है। और M3 क्या है? वो पोस्ट बैंक का फिक्स डिपॉजिट है। इसमें कंसेप्ट आ जाते हैं, पूछे जाते हैं कि आखिर M1 और M3 को संकीर्ण मुद्रा बोला जाता है, M1 को, और M3 को बोला जाता है ब्रॉड मनी, व्यापक मुद्रा। क्यों बोला जाता है? बोलने के पीछे क्या आशय है? यानी इसका जो लिक्विडिटी है, तरलता, वो घटते क्रम में है। खर्च होने की एक एग्जांपल बताऊंगा, आप समझ जाओगे। यानी जिसके खर्च होने की संभावना कम है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसा है, पॉकेट में पैसा है, आपके एटीएम में पैसा, वो M1 हो गया। आज के बाद बोलना, आप एटीएम यूज करेंगे, पैसा निकालेंगे, या किसी को फोन पे करेंगे, जीपे करेंगे, तो पैसा क्या हो गया? M1 हो गया, ठीक है ना, M1 अमाउंट है, वो जल्दी से खर्च हो जाता है। होता है अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, पीजी में, हॉस्टल में क्या करते हो कि जो बहुत ज़्यादा कंजूस है, पैसा नहीं खर्च करता है, 4-5 दोस्त मिल करके उसको कहते हैं यार आज उसकी मानसिकता इतना बढ़ा दो कि आज खर्च कर ही दे। तो कहा कैसे होगा? कहा जो जाएगा बारी बारी से सब लोग उससे मिलो और कहो कि आज कितने स्मार्ट लग रहे हो यार, यार बहुत अच्छी लुकिंग है आज। पहला दोस्त गया, यार क्या बात है, बड़ी स्मार्ट लग रहे हो। 1-2 मिनट बाद सेकंड वाला दोस्त पहुंचा, ओह ओ क्या लुक है यार तुम्हारा, आज क्या हो गया है, सब ठीक तो है ना, क्या ड्रेस, क्या शर्ट अच्छी लग रही है, क्या बात है। थर्ड आया, उसने भी पता क्या स्मार्टनेस हो, क्या अच्छा है। चौथा पांचवा दोस्त आ रहा है, सब बता रहा। चौथा पांचवा दोस्त के स्मार्ट करने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, ठीक ना। कहा यार वैसे नहीं काम चलेगा, कुछ पार्टी शार्टी दे दो। फौरन शॉप पे गए, पार्टी शार्टी दिया, पैसा खत्म, ठीक। वो पैसा क्या है? M1। वो किस उद्देश्य को पूरा कर दिया? संकीर्ण उद्देश्य को, नैरो ऑब्जेक्टिव्स को, संकीर्ण उद्देश्य को पूरा कर दिया, संकीर्ण उद्देश्य को पूरा कर दिया, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हो, ऑटो को पैसे दे दिया, मेटाडोर वाले को पैसा दे दिया, कैब वाले को पैसा दे दिया, संकीर्ण उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। लेकिन आपका दोस्त जिसको आप लोग खर्च कराने के लिए जा रहे हैं वो महाकंजूस निकला। उसने एक टेक्निक ईजाद की, इमोशनल। कहा यार देखो मेरे पास पैसे नहीं है, ये 20,000 रुपीज़ की फिक्स डिपॉजिट की स्लिप पड़ी है, कहो तो बैंक में एक्सचेंज करा करके पार्टी दे दें। तो सब दोस्तों ने कहा अरे यार अब क्या बात है, अब फिक्स डिपॉजिट के पैसे को ब्रेक करोगे, ऐसा करो तुम्हारे नाम पे हम लोग पार्टी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जो फिक्स डिपॉजिट है आपका पैसा, ठीक है ना, जिसको टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक ना, समय अवधि के लिए आपने पैसा जमा किया है, वह पैसा किसी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए किया है, व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है। बात समझ में ना। तो जब ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति के लिए जब उसको करेंगे तो वो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा, ठीक ना। तो इसलिए कहा जाता है कि M3 जो है ब्रॉड मनी है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट किसी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। इसलिए अगर 10 लाख रुपए आपके बैंक में सेविंग अकाउंट में है तो बैंक वाले कहते हैं कि सर इसको फिक्स कर दीजिए, क्योंकि वो भी यूज नहीं कर पा रहा है। फिक्स करोगे तो 8-10 साल के लिए वह पैसा क्या करेगा? कैपिटल मार्केट यूज करेगा इन मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आराम से करने लगेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ से हम लोग सप्लाई ऑफ मनी के इस करंट पैटर्न पे भी बात करेंगे, समसामयिकी करंट अफेयर्स के लिंक करके क्लास करेंगे। ये जो क्लास होगी इसमें करंट अफेयर्स लिंक करके क्लास होगी। और बैंकिंग इसमें जो इम्पोर्टेंट है कोर एरियाज बैंकिंग में, इसमें हम सहकारी बैंकिंग, मुझे लगता है कि यहाँ से सवाल बनेंगे, कोऑपरेटिव बैंकिंग कंसेप्ट। वैसे बैंकिंग रिफॉर्म्स वगैरह सब बात करेंगे हम, लेकिन सहकारी बैंकिंग
सहकारी बैंकिंग, ठीक ना, सहकारी बैंकिंग, ये सवाल बनने चाहिए। सहकारी बैंक, सहकारी समितियां किस तरह से बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं। सहकारी समितियां ये वित्तीय समावेशन में रोल प्ले कर रही हैं। वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, ठीक है ना। वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण भूमिका, तो ये सहकारी समितियां किस तरह से माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म वित्तीयन के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म वित्तीयन के माध्यम से अपने आप को व्यवस्थित रूप दे के सरकार और समाज में योगदान कर अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रही है। क्योंकि यहीं पे जो सहकार से समृद्धि, सहकार से सहकारिता मंत्रालय हुआ ना, हमें लगता है कि ये सवाल बनेगा ही बनेगा, यहाँ से किसी न किसी रूप में प्रश्न बनना चाहिए यूपी पीसीएस के, क्योंकि सहकारी समितियां और यूपी का एक अच्छा सा कंट्रीब्यूशन है। तो ये सवाल बनना चाहिए, ठीक है। एफपीओ जो है, फार्मा प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए सवाल बनेंगे और यूपी पीसीएस में इससे सवाल बन सकते हैं। और इसके साथ साथ इस पे भी फोकस करने की आवश्यकता है कि जो बैंकिंग प्रणाली है, इस पे हम फोकस करेंगे। बैंकिंग प्रणाली का विकास, ठीक है ना, इसको ध्यान देंगे कि कैसे बैंकिंग प्रणाली का विकास, ठीक है ना। नेक्स्ट, योजना को, पंचवर्षीय योजना को थोड़ा समराइज करेंगे, ज्यादा नहीं। और यहाँ पे नीति आयोग को प्रमुखता देंगे। नीति आयोग को, नीति आयोग के साथ बेरोजगारी, बिना बेरोजगारी और गरीबी को समझे, क्योंकि बेरोजगारी टर्म्स सिलेबस में नहीं मेंशन है, मुद्रास्फीति सिलेबस में नहीं, वो आर्थिक जो शब्द दे दिया उसी में छुपा हुआ है। सामाजिक आर्थिक विकास में ये छुपा हुआ है बेरोजगारी, गरीबी, गरीबी को तो स्पेशली फोकस किया, ठीक है ना। तो बेरोजगारी और गरीबी फोकस नीति आयोग के साथ। नीति आयोग के साथ हम इन्वायरमेंट को भी जोड़ेंगे, पर्यावरण को। जनसंख्या को, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है ना। जनसांख्यिकी लाभांश शब्द जो है उसमें इम्पोर्टेंट है, उसको फ्रेम करेंगे कि कैसे उसको उस तरह से बेहतर बना दिया जाए, ठीक है ना। पर्यावरण के साथ जनसांख्यिकी, लाभांश, बेरोजगारी एवं योजना आयोग से लेकर नीति आयोग तक
जनसंख्या के विषय को प्रमुखता ठीक है, जनसंख्या के विषय को प्रमुखता रूप से हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, करारोपण और साथ ही वित्त आयोग, वित्त आयोग से जो प्रश्न होंगे करारोपण से, टैक्सेशन के साथ हम लिंक करने का प्रयास करेंगे कि टैक्सेशन के साथ जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, वो कैसे कंट्रोल हो जाएगी। करारोपण के साथ हम राजस्व प्राप्तियों को कैसे वृद्धि करेंगे, जीएसटी किस प्रकार राजस्व में वृद्धि कर रही है, अन्य संबंधित मुद्दे इसके साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, राजस्व में वृद्धि हो रही है। वित्त आयोग 14th, वित्त आयोग की सभी अनुशंसाएं जो महत्वपूर्ण है, स्पेशली तो करेंट स्पेशली करेंगे जो वित्त आयोग चल रही है, लेकिन मेनली जितने भी इम्पोर्टेंट अनुशंसाएं वो किस प्रकार से वित्त आयोग में आपको फोकस करना है प्रीलिम्स में, कि वित्त आयोग के माध्यम से किस प्रकार केंद्र, राज्य, एवं राज्य के बीच असमानता को समाप्त किया जा रहा है। कहां तक सफल है। ठीक है, इस पे हम देखेंगे। नेक्स्ट, वित्त बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, प्रतिभूति बाजार, शेयर बाजार,
समग्र अध्ययन, प्राथमिक बाजार क्या है, शेयर बाजार क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, ब्लू चिप कंपनी क्या होती है इत्यादि, प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं। यहाँ से सवाल पूछे जाते रहे हैं। सिलेबस में अक्षरशः मेंशन नहीं है, फिर भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, प्रतिभूति बाजार, सिक्योरिटीज़ क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसमें एफडीआई का क्या रोल है, एफडीआई कितने प्रतिशत हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, एफपीआई का क्या हमने दिया हुआ है, एफडीआई को क्या दिया हुआ है, एफपीआई के साथ हमारा क्या संबंध है, एफआईआई के साथ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ हमारा क्या संबंध है, उसका अर्थ क्या होता है, एफडीआई का अर्थ क्या होता है। एफडीआई में यहाँ पे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, निवेश इत्यादि पे फोकस करेंगे। एफडीआई ग्रीनफील्ड निवेश, जीएफडीआई ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउनफील्ड जीएफ एफडीआई बीएफ एफटीआई ब्राउन फील्ड एफडीआई, ठीक। दो तरह के एफडीआई होते हैं ना, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। जब किसी कंपनी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, कोई विदेशी व्यक्ति जब किसी कंपनी के 10% या उससे अधिक के हिस्सेदारी को लेता है तो वह एफडीआई में आ जाता है। जब कोई विदेशी किसी कंपनी के 10% से कम की हिस्सेदारी में आता है तो एफपीआई या एफआईआई हो जाता है। सामान्यतः एफपीआई एफआईआई प्रतिभूति बाजार में, शेयर बाजार में निवेश करते हैं और एफडीआई सामान्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू या जो भी है, ठीक है। यानी कहने का सेंस ये है, कहने का आशय ये है कि जब एफडीआई आता है तो वो दो प्रकार का निवेश, आगे मैं बताऊंगा क्लास में, लेकिन क्लियर करते हुए चलिए। एफडीआई जब होता है तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक ना। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, दो तरह। एफपीआई एफआईआई का बेसिस ये समझ में आ गया कि एफपीआई एफआईआई वो क्या करता है, वो प्रतिभूति बाजार में, शेयर बाजार में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है
जब किसी कंपनी की हिस्सेदारी 10% से कम में आता है तो वो उसमें आ जाता है। एफडीआई के लिए सामान्यतः ये रूल माना जाता है कि जब उसकी कंपनी की हिस्सेदारी 10% से अधिक हो जाती है, उससे अधिक की हिस्सेदारी को लेता है, तो वो एफडीआई में आ जाता है। एफडीआई सामान्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करते हैं। उनकी एक जो निदेशक मंडल होते हैं उसमें उनकी जो है भागीदारी हो जाती है, वहाँ फैसले भी लेते हैं वो इत्यादि इत्यादि। वो लॉन्ग टर्म के होते हैं एफडीआई। उसके दो तरह के एफडीआई आती है। एक तरह से सामान्यतः एक ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, एक ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जब कोई संचालित परियोजना में, जब कोई चल रही हो, जाहिर सी बात है परियोजना चल रही है, वो इस्टेब्लिश सेक्टर है। जब इस्टेब्लिश सेक्टर में कोई परियोजना चल रही है, कोई कंपनी चल रही है, रनिंग कर रही है, ऐसी उसके साथ अगर वो निवेश करते हैं तो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में आते हैं, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। लेकिन जब कोई नई कंपनी या नई परियोजना के लिए, स्टार्टअप यानी नई परियोजना के लिए आते हैं, नई कंपनी का इनिशिएटिव लिया जाए, उसमें भागीदार होते हैं, तो वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे कहने का आशय ये है कि जो ग्रीन फील्ड निवेश है, वह ग्रीन फील्ड निवेश जो ग्रीन फील्ड निवेश है वो एक तरह से बैकवर्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी अभी उस सेक्टर का अनुभव नहीं चला है, ठीक है ना, उस कंपनी का अनुभव नहीं कि आगे क्या होगा। यहाँ तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, इस्टेब्लिश होगा तभी वो आएगा, वो प्रॉफिट में आएगा तभी हो जाएगा, ठीक ना, तभी उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। लॉस में तो क्यों वो इन्वेस्ट करेगा, उसके साथ क्यों ऐसा करेगा। अब यहाँ तो एक तरह से अभी पता चलेगा कि ये लॉस में होगा कि प्रॉफिट में होगा। तो हमारे अर्थशास्त्रियों का मानना है, अर्थशास्त्रियों की राय ये है कि जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, उस ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा जोर देना चाहिए। समझना, ये कंसेप्ट कथन कारण में वगैरह में आ सकता है, ठीक है ना, कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, यानी हमारे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा एफडीआई का आमंत्रण अच्छा स्वीकार करना चाहिए। यह बेहतर होता है तो नहीं होता है, वहाँ कथन कारण में क्या हो जाएगा, गलत है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हमारा एफडीआई का जो ज़्यादा होना चाहिए वो किसके साथ होना चाहिए, ग्रीन फील्ड निवेश के साथ होना चाहिए। ग्रीन फील्ड निवेश अधिक होना चाहिए, क्योंकि नई परियोजना में जब कोई, हमें पैसे का अभाव है, हमें पूंजी का अभाव है, अब पूंजी के अभाव के कारण अगर कोई एफडीआई हमारे देश में आता है तो हमें फ़ायदा होगा। अगर कोई एफडीआई आता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आती है, विदेशी कंपनी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में या किसी भी हिस्सेदारी में एफडीआई आती है, तो उसको 3 ऑब्जेक्टिव बनाए जाएंगे, तो उसमें 4-5 पॉइंट्स बनाए जाते हैं। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के कथन कारण में देखना आप कि अगर वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो कथन सही हैं, अगर नहीं है तो वो कथन गलत है, ठीक। एकाएक आपसे पूछा जाए कि एफडीआई के निम्नलिखित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के निम्नलिखित कथन कारणों पर विचार करिए, ठीक ना, कथन कारणों पे विचार करिए। तो 4 इंपॉर्टेंट कथन कारण, इसके अलावा जो भी है वो विचार योग्य नहीं है, या कोई करंट हो सकता है उसमें मिला दिया जाए। पहला कि जब किसी देश में एफडीआई आता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आती है, तो उसका पहला पॉइंट क्या है, पूंजी अपना लेके आएगी। ध्यान रखना, पूरे कंसेप्ट को समराइज कर रहा हूँ एफडीआई के टॉपिक। पूंजी क्या करेगी, अपना लेकर के आएगी, पहला पॉइंट। तकनीक अपना लेकर के आएगी, ठीक ना, टेक्नोलॉजी अपना लेकर के आएगी। थर्ड, जिस देश में निवेश करेगी उस देश का कच्चा माल उपयोग करेगी, मैक्सिमम अधिकतम अपने देश से लेके नहीं आ पाएगी, थोड़ा बहुत है तो एग्रीमेंट के हिसाब से, यानी मैक्सिमम कच्चा माल किस देश का निवेश यूज करेगी, जो जिस देश में निवेश करेगी। श्रम शक्ति, कुशल या अकुशल श्रम शक्ति, स्किल एंड अनस्किल्ड श्रम शक्ति का यूटिलाइजेशन करेगी, यानी दोनों कुशल और अकुशल श्रम शक्ति का उपयोग कौन करेगी, एफडीआई करेगी। यानी जिस देश में जाएगी उस देश के कुशल और कुशल श्रम को क्या देगी, एम्प्लॉयमेंट देगी, उस देश के कच्चे माल का उपयोग करेगी, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएगी, कुशलता लेके आएगी, प्रबंधन कौशल लेकर के जाएगी,
ठीक ना, एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडर्न स्टेप लेकर के जाएगी, और कैपिटल लेकर के जाएगी। ध्यान रखना, पूंजी अपना लेकर के आती है, टेक्नोलॉजी अपना लेकर के आती है, और कच्चा माल और रोजगार किसको देती है, स्थानीय जिस देश में निवेश करती है उसको देखती है। अब 4 इंपॉर्टेंट फीचर है मल्टीनेशनल कंपनी के, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अब देखो, भारत का सबसे बड़ी समस्या क्या है, लैक ऑफ कैपिटल। हमारे पास पूंजी का अभाव है, वो किसके थ्रू पूरा कर सकते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के थ्रू पूरा कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, वीक टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी है और वीक टेक्नोलॉजी भी है। हाँ, आजकल तो 5G भी लगता है कि सिर्फ इंटरनेट का काम कर रही है, वो 3G से पीछे चला जाता है। तो 5G टेक्नोलॉजी, तो 5G कहने का अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन वीक टेक्नोलॉजी है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के आएगी, हमारी तकनीक टेक्नोलॉजी की समस्या खत्म। थर्ड सबसे बड़ी समस्या क्या है कि प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, कच्चे माल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है, फिर भी हमारी क्या हो रही है, हमारी उसको यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, लैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की उपलब्धता है, बेकार हो जाते हैं। कौन यूज कर लेगा, एफडीआई यूज कर लेगी, मल्टीनेशनल कंपनी यूज कर लेगी। फोर्थ वन इज, हमारे पास मानवीय संसाधन है बट पूंजी में बदल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, श्रम शक्ति कार्यबल में परिवर्तित नहीं हो पा रही है। चौराहों पे जाकर के देखो सुबह सुबह तो श्रम शक्ति खड़ी है, लेकिन पता चलता है कि 30% 20% ही लोग आए, उनके काम लेकर के गए, उनको कार्यबल में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। तो श्रम शक्ति का कार्यबल में परिवर्तित करना, यानी बेरोजगारी की दर हाई है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ये कौन कर दे रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी कर देगी, एफडीआई कर देगी। तो इसके साथ अगर लिंक करके देखेंगे तो ये विशेषता है, कथन कारण में से आप निकाल सकते हो कि कैसे एफडीआई के माध्यम से हम इस कंसेप्ट को लेकर के आएंगे। आगे हम बताएंगे आपको, इस क्लास का टॉपिक है, क्लास में हम उसको करेंगे कि कैसे उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट यहीं पे हम देखेंगे कि बीओपी, बीओटी भी बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बीओपी भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन से उस आशय से सवाल बन सकते हैं, उसको फ्रेम करने का प्रयास करेंगे। करेंट अकाउंट, चालू खाता और पूंजी खाते में भी फर्क समझेंगे कि कैसे उसको अंतर किया जा सकता है, वहाँ से हम एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्रश्न बनने लगे, जैसे अभी WTO का मैंने आपको दिखाया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, IMF भी है, WTO भी है, WIPO भी है, G20, 21, लेकिन 20, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स भी है, ये भी हाईलाइटेड है, इत्यादि।
जितनी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमी से कोरिलेट करके उसको देखते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक भी देख लो, वर्ल्ड बैंक इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही विदेश व्यापार नीति, विनिर्माण नीति, अन्य महत्वपूर्ण नीति, महत्वपूर्ण रिपोर्ट, खाद्य सुरक्षा, कृषि से संबंधित मुद्दे, कृषि से संबंधित मुद्दे इत्यादि को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पीडीएस को भी शामिल करेंगे, सवाल वहां से बन सकते हैं। जितने महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक हैं वो सामाजिक संकेतकों पर, महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक सामाजिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट इत्यादि हम आपके साथ ये समझने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ आपकी कुछ क्वेरीज हैं? सर क्लास का टाइम देखिए, शबाना ने लिखा सर क्लास का टाइम सूटेबल नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी कोर्स की क्लास भी 1:30 PM से स्टार्ट होती है। तो आप ऐसा करिए कि क्लास के टाइम के लिए तो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, ठीक है? और मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, देखिए कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है। एंड टाइम, कमलेश को भी टाइम की प्रॉब्लम है। मैं मैनेजमेंट से खुद बात करता हूँ, मैं बताता हूँ। आपने पूछा है, रमन ने पूछा है कि सर एक क्वेश्चन था मन के एनसीईआरटी का यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में कितनी इम्पोर्टेंस है? तो आप प्रश्नों की प्रकृति को समझिए, ट्विस्ट करके प्रश्न पूछ रहा है। एनसीईआरटी आपको बेस बनाएगी, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी आपको बेस बनाने में सहायता करेगी,
लेकिन प्रश्नों की प्रकृति यूपीपीसीएस में ऐसी है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो बेस बनाने में ही मदद करेगी। 2023 के प्रश्नों को, इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को लगभग 30-31 सवाल हैं इकोनॉमिक्स के, निकाल करके देखो तो आप एनसीईआरटी से बेस समझ में आएगा, लेकिन एनसीईआरटी से आप एक्यूरेट सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव तक आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए सर मैं ऑनेस्ट एनालिसिस कर रहा हूं कि यूपीपीसीएस में या आईएएस में कहीं भी बेस बनाने में एनसीईआरटी काम देगी। यानी आप उसको अगर करंट के साथ लिंक करके अगर पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी आपकी बहुत अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमलेश टाइम की प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट से बात कर लीजिए। दीपक किशोर क्लास कितनी होगी? तो क्लास जो होगी वो लगभग 25 क्लास के आसपास होगी, यानी 25 दिन आपकी क्लासेज होंगी। 25 दिन से 26 दिन नहीं होगा। अगर क्लास में मुझे लगेगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो वो आवर्स किसी दिन मैं 3 आवर्स कर दूंगा, या ब्रेक दे के 2 क्लास कर दूंगा एक दिन में, तो ये हो जाएगी। लेकिन डे को हम लोग फिक्स रखेंगे ताकि टाइम पे सिलेबस पूरा हो जाए। ईचा सिंह, मेहनत इस कदर करेंगे कि जो मुकद्दर में नहीं होगा वो हमारी मेहनत को देख के देगा। क्या बात है, रियली मुकद्दर बदल जाती है आपकी मेहनत के सामने, मुकद्दर बदलती है और वाकई बदलती है, ठीक है ना। इनजस्टिस नहीं करता वो। इसीलिए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल ने क्या क्या कि पब्लिक सेक्टर लाइक अ टेम्पल, क्या कहा उन्होंने? पब्लिक सेक्टर लाइक अ टेम्पल, कि जो पब्लिक सेक्टर है वो एक मंदिर की तरह। मंदिर का इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया, बड़ा अच्छा किया इंटरप्रिटेशन उन्होंने, कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं, पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी ऐसी होती है जो इनजस्टिस नहीं करेगी, ठीक है ना, सिक्योरिटी देती है, ठीक है ना। क्योंकि कहा कि जो मंदिर में है ना, मंदिर है, मंदिर में जो भगवान है ना, वह अमीर गरीब देख करके ब्लेसिंग नहीं करता। वरना अगर अमीर देख करके या गरीब देख करके ब्लेसिंग करने लगे, कि जो ज़्यादा सोना लेकर के चढ़ावा दिया उसको ज़्यादा ब्लेसिंग करने लगे, या जिसके पास कुछ है ही नहीं है, ठीक ना, वो कैसे सोना चढ़ाएगा? इसका मतलब सोना चढ़ाने के लिए पहले डकैती करे, फिर सोना इकट्ठा करे, फिर मंदिर में चढ़ाए, तब भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी? नहीं, अगर वो ऐसा करेगा, नहीं, वो इनजस्टिस नहीं करता, वो सबको बराबर देखता है, समानता की भाव होती है, वह कल्याण की भावना उसके अंदर होती है, वो नियत देखता है, आपकी मेहनत देखता है, ठीक है ना। ओके, उसका एक फूल चढ़ा देना या उस वहाँ उपस्थित हो जाना, या उसको अपने ही घर में बैठ करके उसको ध्यान मग्न कर लेना से ही ब्लेसिंग मिल जाती है। तो इसलिए कहा कि नहीं, अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी अगर भेदभाव करने लगे, गोरे काले का, ऊंचे नीचे का और गरीब अमीर का, तो फिर वो भगवान नहीं है, ठीक है ना। ओके, गुड आफ्टरनून सब। अंशु भाट, थैंक यू सर। इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ना पड़ेगा। मेरी क्लास के बाद आपको कोई एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी पढ़ते रहो, लेकिन चूंकि प्री स्पेशल की क्लास है, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। सर टाइम में भी मॉर्निंग और या आफ्टरनून आवर, नॉट इन मिड। ठीक है, मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ। आप भी बात करिएगा कि मॉर्निंग में हो गया, क्योंकि हमारी आईएएस का प्रीलिम्स स्पेशल बैच 10 to 12 है, तो उसको मॉर्निंग में या तो करने से, लगातार करने से हो जाएगा, तो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। सर इकोनॉमिक एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आप पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़ते रहिए। मेरी क्लास आपके इकोनॉमिक्स पढ़ने को बहुत सपोर्ट करेगी, बहुत अच्छा लगेगा। अगर एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ेंगे तो मेरी क्लास में आप बहुत अच्छे लगेंगे, मज़ा आएगा आपको। एनसीईआरटी इकोनॉमी के लिए कौन सी क्लास की मैं बताऊं? सिर्फ मुझे तो जो आर्थिक विकास है 11th क्लास की एनसीईआरटी, उसको पढ़िए। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी की बुक है वो आप पढ़ेंगे, वो आपको सपोर्ट करेगी सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जैसे विकास वगैरह का जो मॉड्यूल है, पंच योजनाएं हैं इत्यादि में एनसीईआरटी इकोनॉमी की कौन सी क्लास। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे, दिक्कत नहीं आने वाली है, समस्या नहीं आएगी। सर क्या यूपी पीसीएस एग्ज़ाम मार्च में भी हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की क्या स्थिति है ये तो नहीं बेहतर बताया जा सकता, लेकिन सुनने में हमें भी आ रहा है कि मार्च में होने की संभावना है। इसलिए मार्च का इंतज़ार ही, कि मार्च को ही फिक्स कर लीजिए कि मार्च में ही क्या करेंगे, हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। मार्च की तैयारी करिए, अगर डेट बढ़ जाएगा तो रिवीजन कर लीजिएगा, वरना सुनने में कभी कभी क्या आता, अफवाहें बहुत आती हैं, ठीक है ना। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्च को मान लीजिए टारगेट मार्च में ही हो जाए, मार्च के पहले तक, अप्रैल तक अपने टारगेट को पूरा कर लीजिए। और अगर 2 महीने 3 महीने बढ़ भी जाए तो फर्क क्या होगा, रिवीजन करेंगे। आपका और कोई काम तो नहीं है, अफवाहों पे ध्यान मत दें, आप पढ़ते रहिए। सर इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी सीट, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, पढ़ना कोई गुनाह नहीं है एनसीईआरटी, लेकिन कोशिश करिए कि जो 11th क्लास वाली एनसीईआरटी है उसको पढ़िए इकोनॉमिक्स के लिए। बाकी तो बहुत सारे कंपोनेंट के लिए आप 6 to 12 पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली जो किताब है 12th वाली वो ले लीजिए, और 11th वाली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। सर इकोनॉमिक एनसीईआरटी में हमें इंडियन पॉलिटी का जो पॉलिटी वाली जो टॉपिक है उसका भी आप पढ़ेंगे। वैसे मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन आपने पूछा तो बता रहा हूँ। 6 to 12 ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री की तो पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए आप 11th वाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली एनसीईआरटी पढ़ें, वो आपको सपोर्ट करेगा। मेरी क्लास का नोट्स बनाइए प्लीज़। अंशु, आप प्लीज़ हमारे जो है क्लास का नोट्स बनाते चलिए। कोई भी पढ़ने के बीच में कोई भी हमको एसएमएस करिए, हम आपको प्रॉपर आपके साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके कैरियर को पूरा कराना, आपके सपने को पूरा कराना, आपके कैरियर को शेप देना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही भी है। ध्यान रखना, गुरु जो होता है जवाबदेह हो जाता है, और यहाँ के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जवाबदेह हो जाता है, खुद के लिए, कि मैंने न्याय किया है कि नहीं अपने विद्यार्थियों के साथ। और हमारा तो मानना है कि एक ऐसा टाइम होगा जब ऊपर वाला भी पूछेगा कि तुमने न्याय क्यों नहीं किया, ठीक ना। तो वहाँ क्या जवाब दूंगा मैं, तो वहाँ मुझे भी न्याय करना है, न्याय करना, ताकि मैं जब उसके सामने पेश हो जाऊँ तो मेरा चेहरा शर्म से झुका न रहे। मैंने न्याय किया है, मैंने जो काम मुझे मिला मैंने उसको पूरा किया, कोशिश किया कि सब भी बच्चे हमारे जो है उसी तरह से अपने काम को पूरा करें। तो हमारी जवाबदेही भी है, खुद से भी जवाबदेही भी है, समाज से भी जवाबदेही भी है, इंस्टीट्यूशन से जवाबदेही भी है, और अगर सुपर पावर के साथ भी हमारी जवाबदेही है कि अगर वो जवाबदेही हो तो मैं कैसे उसका जवाब दूंगा। तो आप भी जवाबदेही बनिए, सिर्फ जिम्मेदारी न आपकी हो, जवाबदेही हो। ये नहीं कि माता पिता ने भेज दिया तो जिम्मेदारी है कि भाई मैं क्वालिफाई कर लूँ पीसीएस, यूपी पीसीएस। आपकी एक जवाबदेही भी हो, ठीक ना, खुद से जवाबदेही, कि हम आईने के सामने खड़े होंगे तो सब कुछ दिखता है। कहाँ चाहे सोने के फ्रेम में रख दो, आईना झूठ नहीं बोलता है, खुद लगने लगता है। प्री के एग्जाम में जाते हो ना, उसी दिन 1 घंटे में लग जाता है, यार इस बार 6 महीना 3 महीना लापरवाही कर दिया, अगर मेहनत किया होता तो इसी बार एसडीएम हो जाते। तो वो 10 दिन रहता है, 10 दिन के बाद फिर आपने रॉब में फिर फॉर्म भरते हैं, फिर अगले प्री जाएंगे तो फिर कहेंगे कि यार मैं यहाँ मिस्टेक कर दिया। तो ऐसा ना करना पड़े। अपने अपने कभी भी क्या कहते हैं कि अपने ऊपर कभी शर्मिंदा ना होना पड़े, ठीक ना। जब आईने के सामने खड़े थे तो लगे कि मैं तो मेहनत कर रही हूँ या मैं मेहनत कर रहा हूँ, और आराम के साथ सफलता हमें ही मिलेगी अगर पर सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल ही खड़ी हो जाएंगी। बात समझ में आई? तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। हाँ,
आप अर्चना 11 की भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी की कोई भी बुक जो आपसे आपके टॉपिक से मिलती है आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका पढ़ना कभी बेकार नहीं होगा। क्लास, लेकिन मेरी क्लास शुरू से लेके आखिर तक कहीं मिस नहीं होनी चाहिए। ये अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर अर्थव्यवस्था के टॉपिक से के बशर मैं गारंटी देता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर कल आपसे मिलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। आप अपना केयर करिएगा। टाइम की बात मैं भी मैनेजमेंट से बात करता हूँ, आप भी मैनेजमेंट से बात करिए कि कैसे उस टाइम को बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा।